गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अपन अभी तक के वीडियोस के अंदर देख रहे थे किस तरीके से बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सीएफटी थ्योरी ये बताती है बॉन्डिंग के बारे में कि जब भी मेटल लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करता है, वीबीटी बोलता है कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, सीएफटी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग होता ही नहीं है, उसके अंदर लिगेंड एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज मास की तरह बिहेव करता है और मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मास की तरह बिहेव करता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि अगर सीएफटी के बेसिस पे इस तरीके से इंटरेक्शन होता है या वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो पर्टिकुलर जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो बॉन्डिंग कैसे होता है। और कभी कभी मेटल लिगेंड को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे देता है। ये किससे पता लगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से पता लगा। कहने का मतलब क्या होता है, इधर देखिए, कोई भी मेटल होता है, लिगेंड के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो लिगेंड को अपन किसकी तरह बोलते हैं? लेविस बेस की तरह, यही बोला जाता है। और मेटल को किसकी तरह बोला जाता है? लेविस एसिड की तरह। बात समझ आता है। लिगेंड को बेस बोलते हैं, इसीलिए क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है और ये एक्सेप्ट करता है, लेविस एसिड की तरह ट्रीट किया जाता है। मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर क्या होता है? मेटल होता है और कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, या मैं बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, इसीलिए तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का, या मैं बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बोनाइल लिगेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तुरंत दिमाग में वो आता है, एक स्ट्रक्चर तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसा नहीं दिखा के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कभी कभी कुछ लोग इसको ऐसा भी दिखाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। ये दो स्ट्रक्चर होती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनाइल की कार्बन को ये क्या बोल रहा है, ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, जबकि अपने को पता है कि मेटल कार्बोनाइल के अंदर ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं होता। अगर डेफिशिएंट होता तो ये मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देता? मेरी बात को समझना। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेटल लेविस एसिड की तरह काम करता है, ये बेस की तरह काम करता है। मेटल कार्बोनाइल में कार्बोनाइल कंपाउंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को डोनेट करता है, बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कहते हैं जब भी कोई मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अगर उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है या वो मेटल न्यूट्रल है, या मैं बोलूं उस मेटल के पास इलेक्ट्रॉनिकली रिच या डी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी इसको, इस लिगेंड को भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। गेम उल्टा हो गया है। गेम उल्टा कैसे हो गया है? अपन आज तक ये पढ़ा है कि लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देता है, मेटल थोड़ी लिगेंड को देता है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूं कि मेटल भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड को दे सकता है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इंटरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल देता है इसको, लिगेंड को, तो ये लिगेंड एक्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस लिगेंड को बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड। किसको बोलते हैं? इसको। क्या ये एक ही होता है? नो, 4-5 लिगेंड होते हैं जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का काम करते हैं, पाई एसिड लिगेंड का काम करते हैं, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं। मेरी बात को समझना। आज तक अपन ने पढ़ा था लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स ऐसे हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले भी सकते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं तो दैट टाइम दिस काइंड ऑफ लिगेंड कॉल्ड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। और वो मैं कब बोल सकता हूं? या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, या
उसके अंदर न्यूट्रल हो, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ही नहीं, न्यूट्रल हो या इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। अब किसी के पास डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही जीरो है, क्या वो पाई बॉन्डिंग, क्या वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा? अगर सपोज किसी ने बोल दिया आपको टाइटेनियम H2O का 4+, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के अंदर? 3d0 4s0। बात समझ आता है? जब मैं 3d0 बोल रहा हूं, 4s0 बोल रहा हूं, तो ये तो खाली है डी, ये क्या कार्बोनाइल कंपाउंड को ये टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा? नो। कार्बोनाइल कंपाउंड इसको मेटल की तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर मैं इसको बोलूं ये CO6, ये कार्बोनाइल कंपाउंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, टाइटेनियम के साथ CO बनाया, लेकिन क्या टाइटेनियम इसको दे सकता है? नहीं दे सकता, चाहते हुए भी नहीं दे सकता। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन जा सकता था। तो इस काइंड के जो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लिगेंड को देता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये बात याद रखेंगे सब लोग। आज थोड़ा नया कंसेप्ट बता दिया है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग को ही और बोला जाता है सिनर्जिक इंटरेक्शन। ये कलर दिख रहा है ना, सिनर्जिक इंटरेक्शन, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और करके लिखा है मैंने, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को, कौन से इलेक्ट्रॉन देगा? डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन देगा। तो कभी कभी इसको किस तरीके से डायग्राम से शो करते हैं? ऐसे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल के अंदर बॉन्डिंग। पहली चीज यहां पे कुछ सम पाई लिगेंड्स के बारे में लिख लीजिए। पाई एसिड लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं। या मैं बोलूं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स, ये दोनों एक ही चीज होती है। और इनके लिए एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसिल NO पॉजिटिव, PR3, फॉस्फोरस। अब इसका मतलब ये नहीं समझता जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वही पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हो सकता है। नो, वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल या वेकेंट p ऑर्बिटल जिनके पास अगर होंगे तो वो होते हैं पाई एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए, PR3। और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? PH3। ये सारे के सारे नाइट्रोसिल, कार्बोनाइल, PR3, PH3, these ligands are acting as a pi acceptor ligands। बात समझ आए? अब देखिए मेटल के अंदर और लिगेंड के अंदर, मेटल लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देता है। और जब ये मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, 3 होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस और 2 होते हैं अलोंग द एक्सिस। 5 डी ऑर्बिटल में 3 तो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था। 2 होते हैं इन बिटवीन एक्सिस के अंदर। इन बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में लिगेंड को, अगर लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एसिड लिगेंड है, तो ये मेटल अगर अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, कहने का मतलब अगर ये मेटल इफ मेटल
पहला इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो, दूसरा या फिर मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, या फिर इनमें से कोई भी अगर होगा, या फिर metals is electronically neutral but having filled d orbitals, ये करेक्टरिस्टिक अगर होती हैं तो मेटल क्या करता है, पाई एसिड लिगेंड को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, मतलब पॉजिटिव के अंदर। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कम पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी इसको देता है, और ये जो होता है ये अपने वैकेंट p ऑर्बिटल या मैं बोलूं d ऑर्बिटल के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लेता है। तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और मैं बोलूं इसको सिनर्जिक इंटरेक्शन। ये लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोसिल हो सकता है, Pr3 हो सकता है, PH3 हो सकता है। दीज काइंड ऑफ लिगेंड्स कैन एक्ट एज ए पाई एसिड लिगेंड। ये उतारी। और जब ये मेटल अगर बॉन्ड बनाता है, लिगेंड को अपनी बैक डोनेशन के थ्रू, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है। और जब डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा मतलब पाई बॉन्ड करेक्टर शो करता है, तो ये कह देना ये इस बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीजेज इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजिंग। ये भी एक पॉइंट जो कि आप लिख लेंगे। तो ये जो पाई बॉन्डिंग होती है, अब इस मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर देखेंगे ये पाई बॉन्डिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर होती है मेटल कार्बोनाइल में। तो लिखेंगे पाई बॉन्डिंग जो होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये बैक बॉन्डिंग करता है, तो पाई बॉन्डिंग करता है। तो कौन से ऑर्बिटल काम आते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे इन ऑर्डर टू accomplish द ऐसे नहीं तो इसको ऐसा लिखेंगे, पाई बॉन्डिंग के अंदर लिखेंगे इट टेक्स प्लेस, पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन बिटवीन मेटल and hybrid d orbitals and vacant pi antibonding
molecular orbital of कार्बोनाइल लिगेंड। कहने का मतलब है मेटल के कौन से अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स काम आते हैं और लिगेंड के जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, लो लाइंग पाई मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए किसी भी लिगेंड के अंदर ये ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। लो लाइंग ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग का मतलब है एक होता है होमो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको तो बोलते हैं होमो और इसको बोलते हैं लूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लो लाइंग पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर होगा वो, अब ये नहीं भरा जाएगा, ये भी खाली है, लेकिन लो लाइंग मतलब नीचे के एनर्जी लेवल का ये। तो देखिए ये मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से मेटल ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल मेटल के और कौन से ऑर्बिटल लिगेंड के काम आते हैं। अब इसको डायग्राम से देख लेंगे। मेटल लिगेंड, और इसको दिखा देंगे इस तरीके से, कार्बोनाइल के दिखा देना। कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये तो अपने पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ये जो होता है ये होता है पाई बॉन्डिंग। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड CO। और ये जो है ये कौन से हैं? अनहाइब्रिड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ये क्लियर, ये लिखेंगे। और जो ये बॉन्डिंग होगी, ये कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है और इसके पास d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोला जाता है d पाई p पाई बॉन्डिंग। कई बार इसको d पाई p पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल में ही तो ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जब कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल में मेटल के फुलफिल्ड d इलेक्ट्रॉन्स, फुलफिल्ड मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो देने के केपेबल है और ये लेने के केपेबल है, इसके पास जगह है, तो इसको बोलते हैं d पाई p पाई बॉन्डिंग। इसी पाई बॉन्डिंग को काम क्या रहे हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको स्टार लिखा है मैंने, एंटी बॉन्डिंग लिखते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग, ये भी लिख लेना चाहे। ठीक है। इसको सिनर्जिक इंटरेक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, मेटल का लिगेंड जब मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक ही बात है। और साथ ही साथ जब मेटल लिगेंड की तरफ अप्रोच करता है, बॉन्डिंग बनाता है, तो पाई बॉन्ड भी बनाता है, तो दोनों बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन। क्यों बोलते हैं सिनर्जिक इंटरेक्शन? देयर इज ए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस अकर टुगेदर in metal carbonyls और that is why it is called synergic interaction। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये मेटल है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिग्मा, अब ये पाई बॉन्ड भी बना रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको,
तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मुझे बताइए ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? मेटल बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, पाई बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन इंक्रीज। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग वो लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग if back bonding increases, रिजल्ट क्या होंगे अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी? पाई बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन क्या होगा? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज। ये तो सिंपल सी बात है, जब बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आएगा, यहाँ पे पहले की बजाय अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। अब बॉन्ड लेंथ लिखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अपने को पता है बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बीच में देखिए, अगर ये पाई बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ती है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं, अगर ये मेटल इसको बैक डोनेशन कर रहा है इस कार्बन को, कार्बन तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड कर सकता है, इसके बाद नहीं, तो जो ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मैंने किया इंक्रीज। इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा, मैंने किया डिक्रीज। मैं कह रहा हूं इन दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इन दोनों की बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ज्यों ज्यों बैक बॉन्डिंग होगी ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन इधर से इस बॉन्डिंग को इधर भेजेगा, क्योंकि बोले मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, तो वो जगह क्रिएट करेगा, इस बॉन्ड को इधर भेजेगा। बात को समझना। तो क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन कर लेना चाहे, इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज। इसी के लिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल इंक्रीज। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो किसी भी मेटल कार्बोनाइल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट बॉन्डिंग या मेटल और कार्बन के बीच में प्रेजेंट बॉन्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्लियर? ये उतारी। अब देखिए, अब अगर आपको कोई पूछे किसी भी मेटल कार्बोनाइल के अंदर अगर कार्बोनाइल मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो कोई फ्री कार्बोनाइल है, सपोज कोई बोले आपको फ्री
कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिगेंड है, और एक बोले कोई मेटल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके साथ मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, मेटल कार्बोनाइल हैविंग बैक बॉन्डिंग। तो आप बताइए मुझे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा या इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा? ऑफ कोर्स फ्री कार्बोनाइल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ज्यादा होगा रेदर देन मेटल कार्बोनाइल। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनाइल के अंदर अगर बैक बॉन्डिंग हो रही, कंडीशन है लेकिन बैक बॉन्डिंग होना चाहिए, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो बराबर होगा। इफ बैक बॉन्डिंग एब्सेंट तो क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड O और M के साथ जो है C ट्रिपल बॉन्ड O, ये दोनों के अंदर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। फ्री के अंदर बात कर लें चाहे मेटल कार्बोनाइल के अंदर बात कर लें, बॉन्ड ऑर्डर सेम। बट इफ metal carbonyl having back bonding, then free CO is having greater bond order than metal carbonyl। ये लिख लेना बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? ऐसा कभी कभी वो पूछ लेता है, ये करिए। और अब मैं कहूं कि बैक बॉन्डिंग मेटल अगर एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल मेटल है, एक नेगेटिव चार्ज मेटल है, एक पॉजिटिव चार्ज मेटल है, इन तीनों कंडीशन में ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? लॉजिक सिंपल सी बात है, तीनों के अंदर बैक बॉन्डिंग वो मेटल करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। लिगेंड को इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है ना, इन जनरल लिगेंड मेटल को देता है क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी भी किसी भी ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है, किसी के अंदर एक प्रेजेंट है D1 है, किसी के अंदर D2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें है? जिसमें D2 है, तो वो हमेशा बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा। मतलब जिसके अंदर मेटल नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी देन न्यूट्रल देन पॉजिटिव। ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग फॉर मेटल्स। कभी भी कोई पूछे, कोई मेटल अगर नेगेटिव चार्ज है वो बैक बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा कर सकता है देन न्यूट्रल, न्यूट्रल से ज्यादा पॉजिटिव। इस तरीके से ये हुआ आपका मेटल कार्बोनाइल खत्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेटल कार्बोनाइल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर? ऐसे इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।